नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हिंदी व्याकरण की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम जानने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये जो उपसर्ग है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो आता ही आता है। हर तरह की सामान्य हिंदी, जहाँ पर सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें उपसर्ग आता है। साथ में अभी क्लास 9th के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी उपसर्ग आने वाला है, उसके सिलेबस में भी उपसर्ग दिया गया है। तो ये जो वीडियो है क्लास 9th से लेकर के बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें हिंदी व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग पूछा जाता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं विस्तार से उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग तो सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द के बारे में। शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था, इससे पहले की प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें सब शब्द के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मैंने दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप एक बार जल्दी से उसे देख लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, जो शब्द होते हैं, कुछ शब्द हमारे पास हिंदी में मूल शब्द हैं जो कि हमारी देशी भाषा से भी आए हैं, संस्कृत से भी आए हैं और दूसरी भाषाओं से भी हमने लिए हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में जिनके आगे हम उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बना देते हैं। जो उपसर्ग होते हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये दूसरे शब्दों के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द हमारी भाषा को दे देते हैं। तो उपसर्ग, इसका जो अर्थ बनता है वो होता है उपसर्ग उप, जिसका मतलब होता है समीप, और इसके साथ एक शब्द और लग गया सर्ग, जिसका अर्थ होता है सृष्टि करना। अर्थात इसका अर्थ क्या बना? तो इसका अर्थ बना कि किसी और शब्द के समीप आकर नए शब्द का सृजन करना, यानी नया शब्द बनाना। तो उपसर्ग का काम यही होता है कि वो पहले से किसी मूल शब्द के आगे लगता है और एक नया शब्द हमारी भाषा को देता है। जो उपसर्ग हम बात कर रहे हैं तो हमारी हिंदी भाषा में 3 तरह के उपसर्ग, इसके अलावा भी कुछ उपसर्ग हैं जिन्हें स्वीकार किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर 3 उपसर्गों की बात करेंगे। वो हैं संस्कृत के उपसर्ग, जिन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। दूसरा है आपका हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के भी उपसर्ग होते हैं और कुछ अवयव भी होते हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम संस्कृत, हिंदी और उर्दू के उपसर्गों की बात करेंगे और इनकी जो संख्या है वो भी कहीं ना कहीं निश्चित की गई है। तो संस्कृत के जो उपसर्ग 19, हिंदी के उपसर्ग 10 स्वीकार किए गए हैं और उर्दू के 12। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में बारी बारी से डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले संस्कृत के उपसर्गों के बारे में। आइए देखते हैं, बोर्ड पे मैंने उन सभी 19 उपसर्गों के बारे में लिख दिया है जो कि हमारी संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें कहा गया है। और इन्हीं शब्दों के बाद हम मूल शब्द लगाएंगे, यानी उपसर्ग आपका पहले आएगा और इस शब्द के बाद कोई मूल शब्द आएगा जिससे कि बदलकर एक नया शब्द बन जाएगा। हर एक उपसर्ग का मैं आपको यहाँ पर अर्थ बताते हुए चलूँगी और साथ में बोलते हुए कुछ शब्द बताऊँगी, उससे मिलते जुलते ही आप नए शब्दों का निर्माण खुद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अति। अति का जो अर्थ लिया जाता है, यहाँ पर मैं अर्थ लिखने वाली हूँ, ठीक है, शब्द नहीं लिख रही हूँ, अर्थ लिख रही हूँ। शब्द मैं आपको कुछ बोलकर बताऊँगी, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। अति का जो अर्थ होता है अधिक, ऊपर या फिर उस पार, ये इसका अर्थ होता है। अब इससे जो शब्द बना सकते हैं अति से शब्द, तो देखिए अतिरिक्त, अतिशय, अतिकाल, अतियुक्ति, अत्यधिक। अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा अधिक,
बहुत अधिक, अधिक का तो मतलब ही ज़्यादा होता है, लेकिन अत्यधिक का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसी तरह से आप नए शब्द भी बना सकते हैं। कुछ शब्द मैंने आपको बताए, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतिक्रमण, अतिशय, अतिकाल। इस तरह से आप अपने भी खुद से कुछ शब्द बना सकते हैं। आगे बात करते हैं अधि के बारे में। अधि, तो देखिए अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसका अर्थ एक ऊपर भी होता है और इसका अर्थ सामीप्य भी होता है। ठीक है, ये इसके अर्थ हो गए। इससे जो शब्द बना सकते हैं हम, अधिकार, अधिराज, अधिकरण, अध्यात्म, अध्यक्ष, इस तरह से शब्द बनते हैं अधि से। आगे जो शब्द लेते हैं हम, अनु। अनु का अर्थ होता है क्रम, पश्चात और समानता। ठीक है, देखिए अनु से जो शब्द बनेंगे, अनुचर, अनुज, अनुज यानी छोटे भाई को हम कहते हैं। पश्चात यानी एक के बाद वाला जो भाई है, छोटा भाई, पश्चात। ठीक है, अनुचर, अनुशासन, अनुक्रम, अनुवाद, इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं अनु उपसर्ग से। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके बाद आप जो भी शब्द लगाएंगे, उपसर्ग के बाद आप जो भी शब्द लगाएंगे वो खुद में एक मूल शब्द होना चाहिए, अर्थात उसका अपना एक अर्थ होना चाहिए। जैसे मैंने अनुशासन शब्द लगाया है, अनुशासन में अनु उपसर्ग मैंने लगाया, लेकिन जो शासन शब्द है, शासन, इसका अपना एक अर्थ है राज्य चलाना। ठीक है, तो अनुशासन बन गया। उसी तरह से अनुवाद मैंने बनाया तो अनु उपसर्ग हो गया और वाद शब्द, वाद शब्द का मतलब होता है बोलना, ये एक मूल शब्द है। तो आपको उपसर्ग के पीछे आप जो शब्द लगा रहे हैं वो आप मूल शब्द लगाएं जिनका अपना कोई अर्थ है, और तभी आपका एक सही जो नया शब्द है वो बन पाएगा। आगे हम बात करते हैं अप की। अप, इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा लघुता, हीनता, अपमान। इस तरह से जो शब्द बनेंगे जो हमें कहीं ना कहीं छोटा महसूस कराते हैं। इसके जो शब्द बनेंगे, अपमान, अपयश, अपकार, अपवाद, अपहरण, इस तरह से जो शब्द बनते हैं जो कहीं ना कहीं हीनता और अपमान के सूचक होते हैं, वो शब्द बनेंगे। आगे बात करते हैं अभी। सामीप्य, इच्छा प्रकट करना, या फिर और अधिक प्राप्त करना, ये होता है अभी का मतलब, यानी ज़्यादा की बात करेगा यहाँ पर। और इससे जो शब्द बनेंगे, अभिभावक, अभियान, अभिशाप और अभिप्राय, इस तरह से आप इसमें शब्द बना सकते हैं। अगला जो शब्द है अव, ये शब्द बात करेगा हीनता की, अनादर की और अपमान की बात करेगा और पतन की बात करेगा। इससे जो शब्द बनेंगे, अवमानना, अवगत, अवलोकन, अवशेष, इस तरह से शब्द बना सकते हैं हम अव से। आ उपसर्ग, आ उपसर्ग की बात करते हैं। इसका जो अर्थ निकलता है वो है सीमा, और भी निकलता है, कमी भी इसका एक अर्थ होता है और विपरीत भी इसका अर्थ होता है। इससे जो आपके शब्द बनते हैं वो बनते हैं आक्रमण, आचरण, आरंभ, आकाश, इस तरह से आपके शब्द इसमें बन जाएंगे। उत और उद, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इन दोनों का ही जो अर्थ होगा वो होगा ऊपर और उत्कर्ष। इससे जो शब्द बनेंगे आपके, उत से देख लेते हैं, उत्तम, उत्कंठा, उत्कर्ष, इस तरह से आपके शब्द बन जाएंगे। एक तो यही बना हुआ है उत्कर्ष। उद से जैसे शब्द बनेंगे आपका उद्गम, उद्भव, इस तरह से आपके शब्द बन जाएंगे। आगे जो है उप उपसर्ग की बात करते हैं। उप उपसर्ग, इसका जो अर्थ निकलता है
निकटता, सहायक भी निकलता है, सदृश भी निकलता है, हीनता भी निकलता है। काफ़ी सारे एक शब्द के काफ़ी सारे अर्थ हो सकते हैं जिन्हें हम अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं। और इससे जो शब्द बनेंगे आप उपकार, उपदेश, उपवन, उपासना, इस तरह से आपके शब्द बन जाएंगे उप से। आगे बात करते हैं दुर और दुस की। दुर और दुस, इसका जो अर्थ लिया जाएगा वो लिया जाएगा बुरा, कठिन, दुष्ट आदि शब्दों से हम इसका अर्थ लेते हैं। और इसके जो शब्द बन जाते हैं, जैसे दुर से हम शब्द बनाते हैं तो दुर्गम, और दुस से शब्द बनाते हैं तो दुस्साहस, दुष्ट, दुर्जन, दुर्लभ, दुर्वस्था, दुष्कर्म, इस तरह से शब्द बन जाते हैं। दुर और दुस से इन दोनों का एक ही अर्थ निकलता है, बुरा, कठिन और दुष्ट। अगला जो शब्द लेते हैं हम नी शब्द के बारे में बात करते हैं। जो हम अर्थ लेंगे वो लेंगे भीतर, नीचे, अतिरिक्त। तो शब्द बन जाएंगे जैसे निदान, निपात, निष्कर्ष, निदर्शन, नियुक्त, निवारण, इस तरह से जो आपके शब्द बन जाएंगे नी उपसर्ग से। आगे जो होते हैं निर और निस। निर और निस का जो अर्थ लिया जाएगा बाहर, निषेध, निषेध यानी नहीं के अर्थ में, ये इसके अर्थ लिए जाते हैं निस और निर के। इनसे जो शब्द बनेंगे वो शब्द होंगे निराकरण, निर्भय, निर्दोष, निर्जीव, निर्मल आदि शब्द आप बना सकते हैं निर और निस से। अगला शब्द हम बात करते हैं परा उपसर्ग की। इसका जो अर्थ होगा उल्टा, अनादर और नाश। परा उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे जैसे पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराजय, पराभूत आदि शब्द बना सकते हैं परा उपसर्ग से। आगे हम बात करेंगे परि उपसर्ग की। इसका अर्थ लेंगे आसपास, चारों ओर आदि। जो हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में बात करेगा। और इससे जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं जैसे पर्यावरण, परिजन, परिणाम, परिक्रमा, परिपूर्ण आदि शब्द आप बना सकते हैं परि उपसर्ग से। आगे बात करेंगे प्र उपसर्ग की। प्र उपसर्ग, इसका जो अर्थ है अधिक, आगे, ऊपर भी है और यश भी इसका अर्थ होता है। और प्र उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होंगे प्रचार, प्रसार, प्रचारण, प्रयाग, प्रसन्न आदि शब्द आप बना सकते हैं प्र उपसर्ग से। अगला जो आपका उपसर्ग है प्रति, और प्रति का अर्थ लिया जाता है विरोध, बराबरी, प्रत्येक, और परिवर्तन के अर्थ में लिया जाता है प्रति उपसर्ग को। और इससे कुछ शब्द हम बना सकते हैं जैसे कि प्रतिध्वनि, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं। वी उपसर्ग की बात करें तो इसका अर्थ है भिन्नता, हीनता, असमानता और विशेषता। आदि इसके अर्थ लिए जाते हैं। और इससे जो बनने वाले शब्द होंगे आपके वी उपसर्ग से वो है विराम, विस्मरण, विकार, विनाश आदि शब्द आप बना सकते हैं। सम उपसर्ग की बात करते हैं, इसका जो अर्थ होता है पूर्णता, और संयोग। सम उपसर्ग, संयोग।
और इससे जो शब्द बनेंगे आपके संकल्प, संन्यास, सम्मुख आदि शब्द आप बना सकते हैं। लास्ट जो उपसर्ग है संस्कृत का वो है सु, और इसका अर्थ लिया जाता है सुखी, अच्छा या सुंदर के रूप में इसका जो अर्थ है सु का वो लिया जाता है, और इससे शब्द जैसे बन जाते हैं सुपात्र, सुगम, सुलभ, स्वागत, इस तरह से शब्द आपके बनते हैं सु उपसर्ग से। ये थे संस्कृत के उपसर्ग। अगर मैं इसी वीडियो में आपको हिंदी और उर्दू के उपसर्ग के बारे में बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आई थिंक ये बोरिंग भी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ संस्कृत के उपसर्ग के बारे में ही बात करते हैं। इससे अगली जो कल वीडियो आएगी उसमें मैं आपको हिंदी के उपसर्ग और फिर उर्दू के उपसर्ग भी बारी बारी से करा दूँगी। तो आज की वीडियो में आप जो ये प्रैक्टिस है इसी को पूरा करें और जानकारी के लिए बने रहें इस चैनल के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।